हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आपको हम आज संविधान के बारे में बता रहे हैं, विशेषकर जनरल नॉलेज से संबंधित है। देखिए, यह जनरल नॉलेज से संबंधित, इसे ज़रूर देखिए। यह है, यहाँ पर जो हमारे संविधान में बनाए गए तत्व हैं उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे पहले कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका। हमारे संविधान के सबसे मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन्हीं के सहारे पूरे देश की शासन प्रणाली चलती है। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका बिल लागू करवाती है, यानी कोई भी बिल पास होती है तो उसे कार्यपालिका लागू करवाती है। विधायिका का काम क्या है? विधायिका कानून बनाती है। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका कानून के पालन ना करने पर या कानून के उल्लंघन करने पर सजा देती है। न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालय आते हैं। विधायिका के अंतर्गत विधायक, एमपी, एमएलए आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। देखिए, नीचे हमने लिखा है नंबर 1 कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है, उसमें कौन से लोग सम्मिलित हैं? कार्यपालिका केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दो तरीके की होती है। हमारे यहाँ संघ सूची में बना है, राज्य सरकार अपना कुछ अलग कानून बनाती है, केंद्र सरकार कुछ अपना अलग कानून बनाती है। कुछ ऐसे कानून हैं जिनको सिर्फ केंद्र सरकार लागू करवाती है, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जिनको केंद्र अगर पास करती तो राज्य को मानने के लिए बाध्यता हो जाती है। अब देखिए, केंद्र स्तर पर, जो केंद्र स्तर पर है, कौन कौन से लोग कार्यपालिका में आते हैं? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी आता है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल में देखिए कौन कौन से शामिल हैं। मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषदगण में देखिए कैबिनेट है, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उप राज्य मनोनयन मंत्री हैं। यह सब मिला करके एक मंत्रिपरिषद बनता है जो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कार्य करता है। और राज्य स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर कार्यपालिका में अस्थायी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कार्यपालिका में अस्थायी चुनाव इनका 5 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी जैसे आईएएस और पीसीएस हैं, 60 वर्ष तक के लिए होते हैं। कितने दिनों के लिए होते हैं? 60 वर्ष के लिए होते हैं। कार्यपालिका में, केंद्र सरकार में, केंद्र स्तर पर हो गए, राज्य स्तर पर। अब देखिए, कार्यपालिका में अस्थाई, जो अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं वह 5 वर्ष के लिए होते हैं, यानी 5 वर्ष के लिए उनका अस्थाई होता है। 5 वर्ष के बाद अस्थाई हो जाते हैं। और जो अस्थाई सदस्य हैं आईएएस और पीसीएस 60 वर्ष तक की उम्र के लिए होते हैं। तो ये कंपटीशन से आते हैं और ये जो चुने गए 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब राज्य स्तर पर देखिए कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। इसमें अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं और अस्थाई दोनों चुने जाते हैं। तो अस्थाई जो सदस्य चुने जाते हैं वह एमएलए हैं और एमएलसी हैं। एमएलए विधायक, एमएलसी विधान परिषद के सदस्य हैं। और जो अस्थाई सदस्य होते हैं वो कंपटीशन से आते हैं, एसडीएम और तहसीलदार हैं, जो 60 वर्ष तक की उम्र के लिए आते हैं। एमपी और एमएलए 5 वर्ष तक के लिए आते हैं। आईएएस और पीसीएस 60 वर्ष तक की उम्र के लिए आते हैं। देखिए आगे विधायिका के बारे में क्या है। देखिए, विधायिका में जो केंद्र स्तर के हैं वो एमपी हैं, राज्यसभा हैं, दोनों मिलाकर संसद बनाते हैं। केंद्र के लिए जो दिल्ली में बैठते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य, दोनों मिलकर संसद में काम करते हैं। जब संसद में बैठे होते हैं तो ये विधायिका में होते हैं। जब संसद से बाहर निकलते हैं तो एक कार्यपालिका में आ जाते हैं। राज्य स्तर पर विधानसभा में एमएलए और एमएलसी चुने जाते हैं। जब ये इनकी सभा चलती है, सदन चलता है, तो सदन में जब ये बैठकर काम करते हैं तो ये विधायिका के तहत काम करते हैं। परंतु ज्यों सदन से बाहर निकलते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये एमपी और एमएलए एक ऐसी शक्ति हैं जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों में सम्मिलित हैं। इसीलिए आईएएस पीसीएस
स्तर के अधिकारियों के साथ इनका कार्यपालिका में योगदान होता है। ये भी कार्यपालिका के कानून पालन करवाने में मदद करते हैं और ये भी अफसर के रूप में आते हैं। देखिए, राज्यों में विधानसभा अनिवार्य है। राज्यों में विधानसभा क्या है? अनिवार्य है। सदस्य जब सदन में होते हैं तो विधायिका के सदस्य होते हैं। हमने यहाँ लिख भी दिया है। सदस्य जब होते हैं, नोट के रूप में हम लिख दे रहे हैं। देखिए, नोट के रूप में, राज्यों में विधानसभा अनिवार्य है। सदस्य जब विधानसभा यानी सदस्य जब सदन में होते हैं, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, सदस्य जब सदन में होते हैं तो विधायिका के सदस्य होते हैं। जब कार्य करते हैं तो वह कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जिसको मैंने बताया अभी। विपक्ष विधायिका में होता है, परंतु विपक्ष विधायिका में होता है परंतु कार्यपालिका में कम होता है। कहाँ होता है? कम होता है। विपक्ष कहाँ होता है? विपक्ष विधायिका में होता है। सदन जब चलती है तो विधायिका का अंग होता है। कार्यपालिका में भी होता है, लेकिन शासन से खिलाफ होने के नाते वह शासन में कम होता है, यानी कार्यपालिका में कम होता है, विधायिका में पूरा होता है। अब देखिए, तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसे संचालित होती है? देखिए, न्यायपालिका है यस्सी। यस्सी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का मतलब, सुप्रीम कोर्ट का अर्थ यह है उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय। उसके बाद कौन आता है? जिला जज या सत्र न्यायालय के लोग आते हैं। न्यायपालिका सबसे अलग होता है, यानी विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होता है। समवर्ती सूची में न्यायपालिका रखा गया है। यह राज्य और केंद्र दोनों की सूची में है। संघ सूची में भी न्यायपालिका रखी गई है और राज्य सूची में भी रखी गई है। तो न्यायपालिका एक ऐसी शक्ति है जो संघ, समवर्ती और राज्य तीनों सूचियों में रखा गया है, जिसे पूरी पावर होती है। और सब संघ समवर्ती सूची में अलग अलग हैं। जैसे संघ सूची में संसद है, समवर्ती सूची में संसद है, लेकिन राज्य सूची में संसद नहीं, वहाँ विधायक और एमएलए होते हैं। आगे राज्य सूची में देखिए, हमने एक गोला बनाया है। मान लीजिए भारत देश है गोला, तो इसमें कार्यपालिका एक तरफ काम करती है, दूसरी तरफ विधायिका काम करती है, तीसरी तरफ न्यायपालिका काम करती है। तो हमारे संविधान के 4 स्तंभ बने हुए हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। जो मीडिया अच्छी और ख़राब खबरों को प्रकाशित करता है। यह मीडिया भी एक देश का स्तंभ है। जहाँ भी कानून का उल्लंघन होता या पालन होता, हर चीज़ को न्यूज़ पर यह लाता है। तो इसलिए इसको भी एक स्तंभ में रखा गया है। इसलिए हमारे देश के 4 मुख्य स्तंभ क्या हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया जबकि शासन सत्ता में भाग नहीं लेता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में गलियारे में बैठकर सारी सूचना रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरीके से यह चौथे स्तंभ के रूप में है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपका ज्ञान बढ़ सकता है। धन्यवाद।